Hello everyone. This is a new batch for 2024 and 2025. This entire batch is a bilingual batch. Okay. So यहाँ पर हम लोग हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों ही लैंग्वेजेस में विल ट्राई टू मर्ज इट. So this course will be equally good for all the aspirants. मतलब either you are English background या English हिंदी background, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. So as per the demand of few people कि सर एक bilingual हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो I am going to make this recording for all of you. और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये 24 और 25 के लिए डिज़ाइन किया गया है. साइंस एंड टेक का जो इम्पोर्टेंस है वो 15 क्वेश्चंस का है, प्लस माइनस 2 से 3 क्वेश्चन. वो सारी बातें हम करेंगे. थोड़ा सा बच्चों गला बैठा हुआ है, इस रिकॉर्डिंग में थोड़ा ध्यान रखना आप. पूरे के पूरे कोर्सेज के लिए पूर्वांचल ऐसे एप्लीकेशंस है जहां पर आप ये पूरे के पूरे कोर्सेज सुन सकते हैं. ओके. पीछे भी आप लोगों ने मेरे कोर्सेज पूर्वांचल ऐसे एप्लीकेशन पर ही सुने हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक का रहा हो या फिर इन्वायरमेंट का. एक बात और बता दूंगा कि जो भी बच्चे जो लोग खासतौर से लैपटॉप के लिए परेशान हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको लैपटॉप वर्जन नहीं दे रहा. ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने मोबाइल फ़ोन पर और साथ साथ अपने टैबलेट्स पर देख सकते हैं. बाकी इसके अलावा आपके पास इन लेक्चर्स के कोई भी अदर ऑप्शंस नहीं हैं, तो आप कहीं और इसे एक्सेस नहीं कर सकते. 2-3 चीज़ें और मैं बताऊँ कि कोर्स लेने के साथ साथ ये चीज़ें पहले क्लियर हो जाएं. आप स्क्रीनशॉट ये चीज़ें नहीं लेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके वीडियोज़ ब्लॉक कर दिए जाते हैं. तो ये चीज़ें पहले से ध्यान रखें, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग बाद में बोलते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, वो आ रही है, मुझे ब्लॉक कर दिया गया. तो रीज़न आपको बता देता हूँ कि ऐसी किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाता है. ठीक है. और एक मोबाइल फ़ोन के नंबर पर एक ही बच्चा उसको एक्सेस कर सकता है. ऐसा भी नहीं है कि आप उस मोबाइल नंबर को आप दूसरों के साथ शेयर करें, तो आप बिल्कुल उसे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर के साथ आपका मोबाइल फ़ोन के साथ लॉक है. आप सिर्फ खुद ही देख पाएंगे, बाकी किसी और को एक्सेस नहीं दे पाएंगे. ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बता दूं वीडियो की शुरुआत में, क्योंकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा पहली चीज़ों को समझ कर फिर इन कोर्सेज को आप ले और सुने. मैं थोड़ा इस प्रोफेशन में ईमानदारी रहना ज़्यादा चाहता हूँ, तो सोचता हूँ कि साथ साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर करके बता दूँ. ठीक है. कोई भी चीज़ मैं आपके साथ हाइड नहीं रखना चाहता हूँ. एक बात और, कुछ लोगों का काफ़ी कंप्लेन होता है कि सर मुझे PDF नहीं दिया जाता है. उस बारे में बता दूँ, मैं PDF नहीं दूंगा, चाहे आपको कोर्स लेना हो या ना लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पूरी किताब भी कवर करें. ठीक है. ये भी मैं आपको पहले बता दिया हूं, कोर्स को सोच समझकर जाकर ही लीजिएगा. ये चीज़ आप पहले से ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर आपको PDF में नहीं देने वाला हूँ. आप मुझे हज़ारों बार कॉल करते रहेंगे, नहीं, क्योंकि मुझे पता है UPSC में आपको एक पूरे ढंग से सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है. ठीक है. तो यहाँ PDF नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो भी PDF है, जो डिस्कशन मैं करूँगा वो आपकी बुक से ही है. यानी कहने का मतलब है आपको पूरा का पूरा जो 7th एडिशन की बुक है, उस सारी बुक में जहां पर मेरी ज़रूरत है मैं आपको पूरा कवर कर रहा हूं. ये कोर्स पूरा 7th एडिशन की बुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, और इसमें जो भी आगे आगे करंट अफेयर्स मिलेंगे वो मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगा. यानी यहां पर आप स्टैटिक के साथ पूरा का पूरा करंट अपडेट्स आप मेरे साथ सुन रहे हैं. ओके. ये वो जगह है जहां पर आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए, जहां पर मैं आपको सारे के सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ. टेलीग्राम पर मैं आपको यहाँ मिल जाता हूँ, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. फेसबुक पेज पर मैं आपको मिल जाऊँगा, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊँगा, YouTube पर मैं आपको अवेलेबल हूँ. इन जगहों पर ये आपके लिंक्स हैं, देखिएगा. और एप्लीकेशन जहाँ पर कोर्सेज आपको मिल जाते हैं वो आपको मिलता है पूर्वांचल IAS ऐप पर. उस पूरे कोर्स की जो प्राइस है, जो नया कोर्स है 7th एडिशन की बुक के हिसाब से बन रहा है, उसका पूरा प्राइस है 9,999 एक्सक्लूडिंग GST. ओके. इसमें GST इंक्लूड नहीं है, और GST आपको 18% अलग से देना होगा. दिस इज द इंटायर बुक, जो कि 7th एडिशन की बुक है, जो इसके साथ कवर होने वाली है पूरी की पूरी. This course again I'm telling you is equally for English and Hindi medium both. आप दोनों ही लैंग्वेज में इस कोर्स को सुनेंगे यहाँ पे. तो जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ, सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स आई विल डिस्कस इन दिस कोर्स ऑल्सो. ये स्कैनर है, यहाँ से भी जाकर आप एप्लीकेशन पर कोर्स ले सकते हैं. एक बात और बता दूँ, जितने भी बच्चे आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए ये कोर्स कैसे लेना होगा, इसके लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. माई इंस्टीट्यूट कर एक एप्लीकेशन है. आपको माई इंस्टीट्यूट करके जो एप्लीकेशन उसे इंस्टॉल करना होगा, और उसमें एक कोड आपको यूज करना होगा जिसका नाम है TVKKQ. उसका नाम है TVKKQ.
ये एप्लीकेशन आपको यूज करना होगा और इस एप्लीकेशन के बाद फिर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे इस एप्लीकेशन को और फिर आप एक्सेस कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में हमारे एग्जाम्स में पूरे जनरल साइंस में पूरे जनरल स्टडीज में जनरल साइंस कहाँ आता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखो, जब भी हम किसी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना है। देखो, इंपॉर्टेंस तो आप सब जान चुके हैं कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना, नहीं तो आप इस कोर्स को नहीं ले रहे होते, बट स्टिल मैं आपको चीजें एक बार फिर से बता देता हूं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो कहां पर जनरल स्टडीज में जनरल साइंस आता है, हम जरा इसके बारे में बात करते हैं। जनरली जब भी हम किसी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी होता है और यही बात करेंगे कि जनरल साइंस जो आपके सिलेबस में लिखा गया है वो क्या है और उसको कैसे करना है। गॉट इट। यहां पर देखो, एक छोटी सी एनालिसिस है जो मैं लेकर आया हूं और इस एनालिसिस में आपको ये साफ साफ दिख रहा है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखे गए हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखे गए हैं। 2011 से 2023 तक, 2011 से 2023। देखो, फिर मैं बताता हूं, क्योंकि ये नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। न्यू पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो आपको 2011 से 2023 तक का चलता है। ठीक है, इसके पहले के पेपर में आप में से देखने को किसी को भी नहीं बोलूंगा। आप पूरी तरह से अपना समय जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो 2011 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर्स आपको देखने होंगे प्रीलिम्स के लिए। इसलिए भी 2011 से, क्योंकि नया पैटर्न जो प्रीलिम्स का है, जो आप देख रहे हैं, जिसको आप एग्जाम दे रहे हैं, वो एक्चुअल में 2011 से ही आया है, जिस पैटर्न पर एग्जाम 13 साल लगातार हो चुके हैं और इसी पैटर्न पर बेस होकर आप लोग 2024 का पेपर देने जा रहे हैं। गॉट इट? 2024 का पेपर देने जा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। फाइन। अब देखो, ये आपके पेपर के प्रीलिम्स के सिलेबस है और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यूपीएससी में वो यही है कि आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में सिलेबस यूपीएससी ने नहीं दिया है। यानी सीधा कहने का मतलब है, आप उस एग्जाम्स को देने जा रहे हैं जहां पर प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं दिया गया। और इस बारे में मैं बार बार जोर जोर से चिल्ला कर हर प्लेटफॉर्म पे बोलता रहा हूं, चाहे मैं आपको फेस टू फेस पढ़ा रहा हूं या मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं। यहां देखना आप, ओके, यहां पर जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में है, अगर हम साइंस की बात करें तो आपके सिलेबस में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। जनरल साइंस की अगर हम एनालिसिस करें, एक बात और, ये चीज सिर्फ आपको साइंस के ही सब्जेक्ट में नहीं है, ये आपको प्रीलिम्स में हर सब्जेक्ट में सिर्फ नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखे गए हैं। सब्जेक्ट के अंदर नहीं बताया गया है कि क्या पढ़ना है। और यूपीएससी में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं, ये प्रीलिम्स का एग्जाम ऐसा है जहां पर सब्जेक्ट के नाम तो दिए गए हैं पर उसके अंदर सिलेबस नहीं है, यानी विदाउट सिलेबस वाले एग्जाम्स को आप देने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपको सतर्क होने की बहुत जरूरत है। आप ऐसे काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्रिपरेशंस तो कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा होगा कि जो नॉलेज है वो रिलेवेंट है या इरिलेवेंट है। और इसके पीछे पूरी चांसेस हैं कि हो सकता है आप इरिलेवेंट नॉलेज ले रहे हो, क्योंकि आज यूट्यूब पे वीडियोस बहुत ज्यादा हैं। आज हर टीचर आपको साइंस पढ़ा रहा है। आज आपके पास किताबें बहुत सारी हैं। आज बहुत सारे टेलीग्राम्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। यहां तक कि 5 तरह के टॉपर 5 तरह की अलग अलग बातें करते हैं। तो आज का जो नया बच्चा है वो इस सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो चुका है। आइए बात करते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले इस सब्जेक्ट को सुनो और समझो शुरुआत में एक्चुअल में इस सब्जेक्ट में जरूरत क्या है। गॉट इट? अब जरा देखो, जनरल साइंस में अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर बात करें, जनरल साइंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे जो दिखता है 2011 से 2023 में मुझे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 दिखता है, जो 2019 में दिखता है। इसके अलावा मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे तो 2021 में और 2012 में दिखाई देता है। ओके, 2012 में दिखाई देता है। सो नए पैटर्न के हिसाब से अगर जनरल स्टडीज में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं तो 100 में से लगभग अगर ऑन एन एवरेज हम निकाल लें तो 15 क्वेश्चन आपको मिलता है साइंस से, प्लस माइनस 2 to 3 कर दें तो और बेहतर होगा। एक आध बार तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 तक गए हैं, पर 20 इज द एक्सेप्शन। ओके, तो मैक्सिमम 20 और मिनिमम 13 इसी के बीच में रहा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं 15 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 to 3 क्वेश्चन। अब देखो, 15 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन का मतलब होता है अच्छा खासा वेटेज। 15 क्वेश्चन बच्चों अच्छा खासा वेटेज रखता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जरा इसमें देखो कुछ चीजें और बताता हूं, धीरे धीरे आप चलते चलना, ठीक है, और आगे आओ। अब अगर हम साइंस की बात करें, ठीक है, साइंस की बात करें, आपको पता है आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में यूपीएससी ने क्या लिखा है।
आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में यूपीएससी ने ये लिखा है कि देखो ऐसा है कि आपको यही सब्जेक्ट है जो आपको प्रीलिम्स में पढ़ने हैं। ओके, तो आपको प्रीलिम्स के सब्जेक्ट में यही सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपके प्रीलिम्स के सिलेबस ही लिखे गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि प्रीलिम्स में इन्होंने सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट में नहीं बताया है कि साइंस में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, और यहीं पर है सबसे बड़ा ब्लंडर, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपके साथ होता है। लेकिन अगर हम लोग पेपर की एक एनालिसिस करें तो हमें क्या क्या मिलता है, बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलते हैं, फिजिक्स के मिलते हैं, केमिस्ट्री के मिलते हैं और अप्लाइड मिलते हैं। लेकिन अगर आप एनालिसिस करो 2011 से लेकर 2023 तक, तो इन दीज 13 ईयर्स ऑफ एनालिसिस में आपको क्या दिखेगा, आप देखो आपके पेपर में अगर जनरल साइंस से 18, 13, 16, 16, 14, 18, 15, 18, 20, 17, 13, 18 और 14 क्वेश्चन आए हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है, इवन 90% जो इंपॉर्टेंस रखता है, आप खुद देख लो, आपके पेपर में 90% अगर कोई इंपॉर्टेंस रखता है तो वो रखता है बच्चों साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कहने का मतलब है, अगर आप लिटरली यूपीएससी को सीरियसली लेना चाहते हैं और आप ऐसे जितने भी स्टूडेंट अभी भी बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे जिंदगी दे रहे हैं, तो यहां पर यही बोलूंगा कि आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। आप अभी भी इस पेपर को नहीं देख पा रहे। आपके पेपर में बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का रोल बहुत कम है, बहुत कम है। आपके पेपर में 90% जो क्वेश्चन है, जो 90% क्वेश्चन है, वो एक्चुअल में अप्लाइड है, यानी टेक्निकल चीजों को पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले इस चीज को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा गला बैठा है, पर आई थिंक यू पीपल में मैनेज, क्योंकि मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए रिकॉर्डिंग इसी मूड में कर दे रहा हूं जिस तरह भी चीजें हैं। और आगे आइए, तो सबसे पहली बात हो गई कि यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर में जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ओके, 90% क्वेश्चन ही से आते हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही यहां पर अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आइए और आगे चलते हैं। अब यहां पे अगर छोटी सी बात करें मेंस एग्जाम के बारे में, देखो मेंस में अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्चुअल में जीएस पेपर 3 में आता है। मेरे ख्याल से आप में से हर स्टूडेंट्स को पता है। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है और जीएस पेपर 3 में पूरा जो जीएस का वेटेज है वो है 250 मार्क्स। इस 250 मार्क्स में कितने मार्क्स ऐसे हैं जो साइंस एंड टेक से आते हैं, तो याद रखना लगभग अगर आप 40 to 60 मार्क्स के रेंज में होते हैं। यानी कहने का मतलब है 1/5 वेटेज पूरे 250 मार्क्स का आपके पेपर में साइंस एंड टेक का है जीएस पेपर 3 में। देखो, जब भी किसी काम की शुरुआत अगर हमें करनी है और शुरुआत अच्छी हो जाती है तो कहते हैं आधा काम हो चुका है। ये वीडियो जो मैं YouTube पे भी अपलोड करा हूं, इस वीडियो को, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जिन बच्चों को कोर्स लेना है वो जाके पूर्वांचल एप्लीकेशन पे ले लें। जिनको अभी भी लगता है कि साइंस एंड टेक में ये 15 क्वेश्चंस का एक अच्छा इंपॉर्टेंस है और जहां पर आप अच्छी तरह आपकी प्रिपरेशंस नहीं है, तो वहां पर एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। लेकिन वैसे भी अगर आपको नहीं लेना है तो भी ये डिस्कशंस आपको काफी हद तक फायदेमंद होने वाला है इस विषय को समझने के लिए। तो साइंस एंड टेक में पीटी में 15 क्वेश्चन लगभग और मेंस में लगभग 40 से 60 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके पेपर में साइंस एंड टेक से आता है। अब देखो, आपके पेपर में जो मेंस के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं जो लिखने होते हैं, यहां भी ध्यान रखना है। या तो 100 वर्ड्स में लिखना होता है, 150 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में। और इनकी जो मार्किंग्स होती हैं वो 7.5 मार्क्स होता है, 10 मार्क्स होता है, 12.5 मार्क्स होता है और 15 मार्क्स होता है। ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, इधर देखो। सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया। ये ऐसा सिलेबस है जो कि सिलेबस है ही नहीं, ये ऐसा सिलेबस है जो कि सिलेबस है ही नहीं और यहां पर सबसे ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। यहां अगर आपने कुछ गलती की तो आपके साथ खतरा हो सकता है। ओके, फिलहाल वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करें, तो यूपीएससी ने मेंस में सिलेबस दिया हुआ है। ओके, यूपीएससी ने मेंस में सिलेबस दिया हुआ है। यूपीएससी ने मेंस में क्या सिलेबस दिया हुआ है मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इसको जरा समझना बच्चों, ठीक है? इसको जरा स्क्रीन पे समझना है कि यूपीएससी में देखो, इधर देखो, मेंस के सिलेबस में इन्होंने क्या लिखा है। पीटी में ऑफिशियल सिलेबस है नहीं, जनरल साइंस। मेंस में देखो, मेंस में लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देन एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, पहली चीज। दूसरा, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, nanotechnology, biotechnology, and issue related to intellectual property rights।
ये है आपके पेपर के मेंस के सिलेबस। अब सुनो, यहां पर मैं आपको पहले बता दूं, आपका सिलेबस मैं जो बता रहा हूं आप जरा इसे लिखो, आपको समझाऊंगा क्यों। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कुछ जरा नोट करो। देखो बच्चों, आपके यूपीएससी में अगर आपको लिटरली जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी तैयार करनी है, सीरियसली अगर आपको जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी तैयार करनी है, ओके, क्या करना है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी में? इसमें कुल आपको 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और 11 भी मैं यहां लिख देता हूं, ओनली 11 चैप्टर्स पढ़ के जाओ। 90% क्वेश्चन, यहां तक कि 100% क्वेश्चन आपको इसी 11 चैप्टर से होते हैं। अब ये कौन कौन से 11 चैप्टर्स हैं? पहला देखो, पहला चैप्टर है जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। द फर्स्ट चैप्टर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, पहला चैप्टर। ओके, पहला चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है एनर्जी। सेकेंड चैप्टर इज व्हाट? दैट इज एनर्जी। ओके, सेकेंड चैप्टर इज एनर्जी। थर्ड चैप्टर जिसका नाम है स्पेस टेक्नोलॉजी। थर्ड चैप्टर जिसका नाम है स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, स्पेस टेक्नोलॉजी। फोर्थ जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और याद रखना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ही यहीं पर आता है साइबर सिक्योरिटी भी। फिलहाल साइबर सिक्योरिटी अगर आप देखोगे तो आपको ये इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। फाइन। पांचवा चैप्टर अगर हम बात करें तो पांचवें चैप्टर का नाम है जिसको हम कहते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी। पांचवा चैप्टर जिसका नाम है डिफेंस टेक्नोलॉजी। और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगला चैप्टर है जिसको हम कहते हैं छठा चैप्टर। छठा चैप्टर है डिफेंस टेक्नोलॉजी के बाद दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, और एक और टॉपिक है इसके साथ जिसको हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, छठा टॉपिक। सातवां टॉपिक की तरफ आते हैं। सातवें का नाम है आईपीआर। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आठवां आते हैं, आठवें चैप्टर का नाम है बच्चों पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स ये चैप्टर जब मैंने अपनी बुक में लिखा उसके बाद लोगों को पता चला अच्छा ये भी कोई चैप्टर होता है। नहीं तो जनरली लोग एनर्जी, स्पेस, इन्हीं सब चीजों के साथ बैटिक बनाकर यूपीएससी के सिलेबस को जनरल साइंस को खत्म कर देते हैं, ठीक है। नौवां जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। नौवां चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो 9th चैप्टर इज द बायोटेक्नोलॉजी। और आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हम लोग चलेंगे 10वां चैप्टर जिसे हम कहते हैं हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज एंड है ना, हेल्थ एंड डिजीज के साथ इसी में आपको वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी पढ़ने होते हैं। वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी पढ़ने होते हैं। सो वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी पढ़ने हैं। तो हेल्थ एंड डिजीज विथ वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी पढ़ने हैं। गॉट इट। तो हेल्थ एंड डिजीज विथ वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और लास्टवां चैप्टर जो है जिसका नाम है मिसलेनियस। लास्टवां चैप्टर है जिसका नाम है मिसलेनियस। तो ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो आपको यहां पर कवर करने हैं। देख लो एक बार अच्छे से, और मैं तो कहता हूं कि इन्हें नोट भी कर लो। ओके, ये वीडियोस पूरा आपका आंख खोलने वाला है, ये पूरी क्लास आपकी आंख खोलने वाली है। ओके, असल में प्रॉब्लम क्या है जो मैंने देखा है, आप पूरी जिंदगी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी को टाइम देते हैं जहां से कुल 60 से 65 क्वेश्चन होते हैं, पर वो 30 से 35 क्वेश्चन जो साइंस, टेक और एनवायरमेंट है उसे आप छोड़ देते हैं। और आपको बताऊं यही 2 सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको सिखाता भी हूं। तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को अगर आपने इंपॉर्टेंस दे दिया तो उधर जो आप कमी कर रहे होते हैं आप यहां निकल जाते हैं। और वैसे भी इन सब्जेक्ट्स को यूपीएससी में हर किसी ने, चाहे कोई टॉपर हो या तो कोई सेलेक्ट कैंडिडेट हो, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन बच्चों ने साइंस एंड टेक को हल्के में लिया है, जो सिर्फ ये कहते हैं इसमें करंट अफेयर्स पढ़ो निकल जाता है, इस पूरे कोर्स के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि साइंस एंड टेक भी उसी तरह का टॉपिक है जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एक स्टैटिक सब्जेक्ट की तरह। पर प्रॉब्लम क्या है, इस सब्जेक्ट को कभी किसी ने सब्जेक्ट बनाया ही नहीं। इसीलिए मैंने आप लोगों के कहने पर मैंने साइंस टेक की किताब लिखी। मुझे नहीं पता था किताब इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि लाखों विद्यार्थी आज हर साल इस किताब को ले रहे हैं, है ना, आज तक ले चुके हैं और इस किताब को पढ़ रहे हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे आज भी ट्रेंड में, अमेजॉन पे सबसे ज्यादा सेलिंग बुक में ये ली जाती है। फिलहाल
ये 11 चैप्टर हैं जो मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको आगे लिए चलते हैं, बैक आते हैं। देखो हम यहां बात कर रहे थे सिलेबस को। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपको यूपीएससी ने सिलेबस लिखा है, इन पर भी बहुत ज्यादा भरोसा मत करना। जैसे पार्टिकल फिजिक्स और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने सिलेबस में लिखा ही नहीं है। अगर इन्होंने सिलेबस पर लिखा ही नहीं है, इसका मतलब है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, पार्टिकल फिजिक्स वगैरह, पर इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना यूपीएससी। पीटी में जो सिलेबस ही नहीं दिया है, बहुत बढ़िया, और मेंस में जो दिया है पूरे क्वेश्चन वहां से नहीं देता है, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप सिलेबस और सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर सुनो, क्योंकि अगर ये दो चीज आपको समझ में आ गई तो पढ़ना क्या है मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा बताने की जरूरत है। और एक बात और बता दो, ये चीज सिर्फ साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट में ही नहीं, यही पैटर्न आपको हर सब्जेक्ट में करना होगा। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को उठाने जा रहे हैं, पहले उस सब्जेक्ट को समझो, उस विषय को समझो, इस विषय की जरूरत क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो 2014 से 2022 का मेंस का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं 2014 से 2022 का जो मेंस का क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास है। और मैं आपको ये बोलूंगा 2013 से 22 या 14 से 22 है ना, 22 क्यों, अब तो हमारे पास 23 का भी है। सॉरी बच्चों, यहां पर 23 का भी क्वेश्चन पेपर है जो मैं अभी आपको दिखाता हूं। और ये 13 से 23 मैंने अभी आपको बोला था, जो नया पैटर्न आया है वो 13 से 23 में ही आया है। यहां पर 2023 का भी पेपर लेकर आए हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोर्स 2024 के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। यानी इट इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स, प्रीलिम्स का मेंस दोनों। यहां पर मैं आपके पीटी के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन भी कराऊंगा इन वीडियोस रिकॉर्डिंग्स पे, और साथ साथ यहां पर मेंस के पेपर के डिस्कशन भी करने वाला हूं, ठीक है, हर चैप्टर के साथ जहां जहां जैसे जरूरत पड़ेगी। अब देखो मैं आपको लिए चलता हूं, फिलहाल हम 2014 के मेंस के पेपर में नहीं चलते हैं, सीधे मैं आपको पीछे के 4-5 साल 13-23 से उठाता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। तो 23 का पेपर सबसे नीचे है। और ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, ये हर बच्चों के लिए उपलब्ध है। और इसके अलावा एक जगह और मिल जाएगा आपको पीडीएफ, और वो है उस एप्लीकेशन पर जहां पर आप कोर्स ले रहे हैं, जिन कोर्स को आप सुनने जा रहे हैं एप्लीकेशन पर, वहां पर इन वीडियोस के नीचे भी ये आपको मिल जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहां पर 2023 में क्या क्वेश्चन पूछता है। देखो 2023 में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधा साइंस एंड टेक से है, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर साइंस टेक के आधार पर वो क्वेश्चन बने हैं, वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ डज एआई हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट में कहां पर डायग्नोस्टिक पर्पसेस में एआई को यूज करेंगे। एंड डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ एआई इन द हेल्थ सेक्टर। ओके, एक आपको बताऊं, सिक टप्पल करके एक भारत में भी एक एआई है जो कि भारत का अपना स्टार्टअप है, जो भी डायग्नोसिस के लिए बनाया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीजें आपको एआई में जानी, यानी आप क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने की कोशिश मत करो, आप ये देखो कि जो मैंने आपको चैप्टर बताया है वहां से क्वेश्चन आया कि नहीं आया। अब पहला ही मैं आपको बताऊं, आपने अभी मेंस का ऑफिशियल सिलेबस देखा था, देखो इधर देखो बच्चों, अभी आपने यहां पर मेंस का ऑफिशियल सिलेबस देखा था, आपके सामने था, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम क्या है, ये देखो, ये आपका जीएस पेपर 3 का ऑफिशियल सिलेबस है। आप मुझे बताओ, आपके ऑफिशियल सिलेबस पे कहीं पे भी यूपीएससी ने एआई लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा है? अब देखो अच्छी तरह देखो, कहीं एआई लिखा है? मुझे तो नहीं दिख रहा दोस्त कि कहीं पर यूपीएससी ने एआई लिखा है, नहीं लिखा है। आपके यूपीएससी के सिलेबस में इन्होंने रोबोटिक्स लिखा है, इन्होंने नैनो लिखा है, पर इन्होंने एआई नहीं लिखा, पर इन्होंने एआई से क्वेश्चन पूछा है। तब आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा, या तो फिर यूपीएससी पर जाकर केस फाइल कीजिए, यूपीएससी तुम बाहर से क्वेश्चन क्यों दे रहे हो, और या तो फिर पढ़ लीजिए। देखिए पहला वाला केस तो ठीक नहीं था, पर दूसरा वाला केस अच्छा है ना, कि एआई जो है आप पढ़ ही लेते हैं ना, कौन सी दिक्कत। और वैसे भी कोई एआई ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में आने के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखो, पहले एडिशन की बुक से ही मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2016 में जब मैग्रा हिल की मेरी पहली एडिशन की बुक आई थी, मैंने एआई उसी समय से कर दिया था। और ये भी मैंने आपको बोला था 2020 के एसए के पेपर में भी एआई मेंस में आया है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एआई पढ़ो, एआई पढ़ो। 2018 के बाद फिर मैंने बोला और पढ़ो, क्योंकि 2018 में तो भारत सरकार ने एआई को लेकर अपने बजट में भी प्रोविजन किया था। भारत में बहुत तरह के एआई स्टार्टअप शुरू हुए हैं, इसलिए एआई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एवरीबॉडी रिमेंबर इट। और देखो खुदा न खास्ता, ये देखो, है ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि हम रिस्क क्यों लें, क्योंकि यूपीएससी के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले साल वो खुद क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन आपके साथ ये पड़ता है कि भाई आप कब कब यूपीएससी दोगे। जितने अटेम्प्ट खत्म होते हैं ना, उतनी ही आपकी एनर्जी लेवल कम होती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, डर और ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए तो पहला क्वेश्चन एआई है, पढ़ो, भले सिलेबस में दिया हो या ना दिया हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने किताब आपको, इसलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं देता हूं, क्योंकि किताब पढ़नी पड़ेगी। नहीं पढ़ोगे मत सुनो मेरा कोर्स,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, चाहे आपको जो बोलना हो सो बोलो। मुझे पता है कुछ लोग इरिटेट होंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, लेकिन यही लॉन्ग टर्म में जब जाएंगे इस तरह की चीजें आपको फायदे करेंगी। ठीक है, देखो बच्चों, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, 20 साल 22 साल के हो गए, 2 डिकेड्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ठीक है, 2 डिकेड्स का मतलब होता है 20 साल। ठीक है, तो जिंदगी में याद रखना, मैं आपको एक अच्छा खासा अनुभवी अध्यापक अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं अपने अनुभव के दम पर आपको जो चीजें बोल रहा हूं उसे फॉलो करो। ठीक है, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, डिस्कस सेवरल वे इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज। अब माइक्रोफ्यूल को, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहां यूज कर सकते हैं? देखो, अगर आप बायोफ्यूल पढ़ोगे ना, तो बायोफ्यूल का जब मैंने, आप किताब जाके उठा के देखो, क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा। अब सुनो, पहला क्वेश्चन भी स्टैटिक है, दूसरा क्वेश्चन स्टैटिक है, कोई करंट अफेयर्स बोलना नहीं, फालतू काम नहीं। और ये चीजें देखो, जो पेपर जो हुआ था वो पेपर हो गया था, अभी हुआ है सितंबर में। ओके, और यूपीएससी के जो किताब आई थी 7th एडिशन, वो सब अगस्त में थी। ये सारे टॉपिक उसमें दिखे हुए हैं, आप जाके देख लेना। ऐसा भी नहीं कि यूपीएससी में एग्जाम में आने के बाद इन चीजों को किताब में डाला गया। किताब है ही इस तरह से कंपाइल की गई है कि इसमें चाहे कोई भी यूपीएससी का बच्चा पेपर दे रहा हो या तो स्टेट पीसेस, अगर साइंस टेक में है तो आपको कहीं कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पूरी किताब स्टैटिक है और स्टैटिक के साथ जहां पर उससे कोई करंट अफेयर्स है उनको जोड़ दिया गया है। फाइन, अब सुनो, डिस्कस सेवरल वेज ऑफ माइक्रो, ये पूरा बायोफ्यूल पर बेस्ड क्वेश्चंस है जो हम लोग बायोफ्यूल के जनरेशन में बात करेंगे। अभी पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर समझो कि किस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस। बाकी उसी के लिए तो पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए मैं आपको पूरा कोर्स डिजाइन करके लाया हूं, पूर्वांचल एस एप्लीकेशन पर। ठीक है, और आगे बढ़िएगा। The use of unmanned aerial vehicle by our adversaries across the borders to firearms, ammunitions, drugs, etc. is a serious threat to the internal security. Comment on the measures being taken to tackle this threats. सीधी बात सुन लो, आपके पेपर में अनमैन्ड एरियल व्हीकल या इसी को मॉडिफाई कर हम ड्रोन्स कहते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन हाँ, मैंने क्या बोला था, साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसको आपके यूपीएससी ने इंटरडिसिप्लिनरी किया है कुछ अलग सब्जेक्ट से, जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी। एक क्वेश्चन ये सुनना। तीसरा, चौथा, व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ इंडियाज 3rd मून मिशन विच कुड बी अचीव्ड इन इट्स अर्लियर मिशन, यानी चंद्रयान 2 से। फिर कह रहा है, लिस्ट द कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड दिस टास्क, इंट्रोड्यूस द सबसिस्टम इन द स्पेसक्राफ्ट लॉन्च एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर विच कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेसफुल लॉन्च फ्रॉम द श्रीहरिकोटा। यानी सीधी बात हो गई, आप जाके देखना, बुक में ही मैंने दिया हुआ, एक तरफ चंद्रयान 2 और एक तरफ चंद्रयान 3, और एग्जैक्टली जो कंपैरिजन किया है वही कंपैरिजन यूपीएससी ने पूछा है। ये वाला भी क्वेश्चन आपको किताब में मिलेगा। फाइन, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको किताब पूरी ही कवर कर रहा हूं इस पूरे कोर्स में, उसी किताब को रखिएगा, 7th एडिशन, जो कि पूरी अपडेटेड है। और सुनिए, अगला कह रहा है, हाउ डज ई टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, जहां पर हम लोग इंटरनेट वगैरह इस तरह की सुविधाएं लेते हैं। देखो, ई गवर्नेंस भी एक टॉपिक आता है, ऐसे यहां पर ई टेक्नोलॉजी। हेल्प फार्मर्स इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। यानी यहां पर फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर से पूछा जा रहा है, कहीं पर डिफेंस यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपके इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़ रहा है, कहीं पर आपके पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर से जोड़ा है। इसको भी आप इंटरडिसिप्लिनरी ले सकते हैं। फिलहाल मैंने साइंस एंड टेक में आपको 4 ही क्वेश्चंस बोले हैं, पर मुझे यहां पर 5 दिखते हैं, 150 वर्ड्स है ना, 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स और 150 वर्ड्स, यानी वही लगभग 50 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में यहां से आए। 50 to 60 मार्क्स, ऑलवेज रिमेंबर। अब आपको लिए चलता हूं 2022 के क्वेश्चन पेपर में क्या कह रहा है। फिर मैं कह रहा हूं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन समझो और चैप्टर से जोड़ो कि जो मैंने आपको चैप्टर दिया है उन चैप्टर्स में क्वेश्चंस हैं या नहीं है। इधर देखो बच्चों, 2022 के मेंस में कह रहा है, ईच ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेलुलोज इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ। सबको पता होना चाहिए, प्लैनेट अर्थ में सेलुलोज एक्चुअल में पौधे के सेल वॉल में होता है, यानी पौधों के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, What are the natural process this cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and the other end product? है ना, वो नेचुरल प्रोसेस क्या होगा जहां पर सेलुलोज अंडरगो बिफोर यील्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द अदर एंड प्रोडक्ट्स। ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहां पर थोड़ा सा आपको डिकम्पोजर्स को समझना होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन आप 2 सब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं।
फिलहाल ये टेक्नोलॉजी तो नहीं है। किससे जोड़ सकते हैं? एक आप इसको चाहें तो बायोलॉजी से जोड़ सकते हैं और दूसरा डिकम्पोजर्स की वजह से इकोलॉजी से जोड़ सकते हैं। इनको मैं आपको मिसलेनियस टॉपिक में थोड़ा सा लास्ट में बता दूंगा इस तरह के क्वेश्चन के आंसर कैसे करेंगे। वेट, ओके, आगे आइए। डू यू थिंक इंडिया विल मीट द 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? जस्टिफाई योर आंसर। और फिर कह रहा है ठीक है कि 2030 तक हम अपने इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे 50% पावर जनरेशन शुरू कर देंगे, ठीक है, यूटिलाइजेशन शुरू कर देंगे। और फिर कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर। हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल हेल्प अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव्स? यानी सीधा कह रहा है क्या अगर हम अपने सब्सिडीज की जगह रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें तो क्या ये कहीं ना कहीं एनर्जी पे हमें इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है? आपको क्यों नहीं, क्योंकि सब्सिडी आप हमेशा जिंदगी भर देते रहेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी एक बार देके आप 20 साल 15 साल टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, यहां आपको बार बार एक्सपेंडिचर नहीं करना है, ओनली वन टाइम एक्सपेंडिचर। क्योंकि जब मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा इसका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, इसलिए काफी बेहतर है। ओके, अब देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है लॉन्च ऑन 25 दिसंबर 2021 James Webb Telescope has been much in the news since then. What are its unique features which make it superior to its प्रिडिसेसर स्पेस टेलीस्कोप? है ना, यानी इस जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है ये पुराने वाले से कैसे बेहतर है? सीधा आंसर है ये पुराने वाले से इसलिए बेहतर है। पुराना वाला मतलब व्हाट? अब ये भी आपको पता होना चाहिए जेम्स वेब के पहले सबसे अच्छा जो टेलीस्कोप माना जाता था वो नासा का HST माना जाता था, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। अब ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से कैसे? हब्बल स्पेस टेलीस्कोप वही है जो लगभग 595 किलोमीटर की हार्ट पर लगभग 590 के आसपास किलोमीटर पर पृथ्वी के ऊपर लगाया गया है, कक्षा में लगाया गया, ऑर्बिट में लगाया गया। और वही जो जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं वो L2 ऑर्बिट में लगाया गया है। L1 आपने सुना होगा आदित्य L1 के केस में, और L2 जो मैं आपको बताऊंगा जेम्स वेब टेलीस्कोप के केस में। रुको, अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे उससे बेटर है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से, पर उन्होंने नाम नहीं दिया, बताया कि बोलो प्रीवियस वाले से कैसे बेहतर है, यानी आपको जानना होगा HST से कैसे बेहतर है। व्हाट are the key goals of this mission and what potential benefit does it hold for the human race? तो कैसे ये हमें बेनिफिशियल होने वाला बताऊंगा आपको। ब्रह्मांड की समझ विकसित करेगा, यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीजें समझाएगा, उस बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यूपीएससी कह रहा है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट एंड हाउ डू वैक्सीन वर्क? व्हाट अप्रोचेस वर अडॉप्टेड बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन्स? है ना, किस तरीके से कौन कौन से वैक्सीन है जो बनाए गए हैं जिनको हम अलग अलग जगह उपयोग में ला रहे हैं, और भारत में कौन कौन से वैक्सीन किस किस टेक्नोलॉजी से बने हैं, इस बारे में जानना जरूरी है। ओके, इस बारे में जानना जरूरी है। आगे बात करते हैं मेंस 2021। ओके, आगे बात करते हैं मेंस 2021। क्या है मेंस 2021? जरा समझना। देखो बच्चों, इस साल जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस साल जो क्वेश्चंस हैं 3 क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे गए। देखो, पहला कह रहा है यूपीएससी में कि ये बताओ हाउ इज द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड? ठीक है, जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो कैसे बेहतर है? ओके, ये भारत के रेफरेंस में पूछ रहा है। ठीक है, कैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने फिलहाल रशिया से लिया है वो बाकी सिस्टम से जो दुनिया में विकसित है वो कैसे S-400, यानी यहां पर यूपीएससी सीधा पूछ रहा है भैया S-400 की तारीफ कर दो। ठीक है, कि भारत के रिलेवेंस में क्या हमने नई चीज की है जो बाकियों के पास नहीं है, पहली चीज। दूसरा, व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अचीवमेंट्स हुए हैं अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, ये पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कैसे हेल्पफुल करने वाला है। सो व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी? ओके, और यानी बायोटेक्नोलॉजी को इन्होंने पूछा है कि भाई यह बता दो कि पुअर लोगों के साथ कैसे हेल्प होने वाला है, उनकी इकोनॉमी में, उनके एग्रीकल्चर में, उनके एनवायरमेंट में, हर तरीके से, है ना। लेकिन यहां पर ध्यान देना, पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल, पुअर हमेशा लोग इकोनॉमी से ही माने जाते हैं। ठीक है, जो जनरल कॉमन जनता है उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ऑफ 2014 was jointly awarded to Akasaki Amano and Nakamura for the invention of blue LED in 1990s. How has this invention impacted the everyday life of human beings? इसलिए बात करेंगे ब्लू एलईडी के बारे में जिसके लिए नोबेल प्राइज तक दिया गया था 2014 में। आपके पेपर में फिलहाल क्वेश्चन पीटी में भी पूछा गया है, सीएफएल से भी पूछा गया है, एलईडी से भी पूछा गया है, इनकंडेंसेंट बल्ब से भी पूछा गया है, और यहां तक कि सोडियम लैंप से भी पूछा गया है। ओके, आगे आपको लिए चलते हैं 2020 का क्वेश्चन देखो दोस्त, है ना, क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सारे के सारे आपको
है ना, यहां पर आपको स्टैटिक दिख रहा है। एक जेम्स वेब टेलीस्कोप का क्वेश्चन 2021 में करंट अफेयर्स के न्यूज में था, वो क्वेश्चन उस समय दिया गया था। 2020 मेंस, ओके 2020 के मेंस में कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज हेल्पिंग द हेल्थ सेक्टर। जनरल क्वेश्चन है, स्टैटिक है। नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में बताओ क्या एप्लीकेशन है, कहां कहां पर यूजेस है। एक ही हो गया। दूसरा कह रहा है हाउ द साइंस इंटरवोमेंट डीपली आवर लाइफ एंड व्हाट अबाउट द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में कहां कैसे महत्वपूर्ण है। अगला डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मीनास। यानी साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्या तरीके हमें अपनाने होंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए। अगला क्वेश्चन कोविड-19 पैंडेमिक जो है, जो अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन पूरी दुनिया में कर रहा है, इनमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में बताओ जो इस तरह की दिक्कत को क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। और वहीं कह रहा है गिव एन अकाउंट ऑफ द हाउ टेक्नोलॉजी वाज शॉट टू एड मैनेजमेंट ऑफ द पैंडेमिक। यानी इस तरीके से कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस बीमारी से, इस कोविड, क्योंकि 2020 में कोविड जो था वो सबसे हार्ड टॉपिक था, ठीक है, हम सब ने उस फेज को देखा है, तो वहां कैसे बता रहा है साइंस एंड टेक कोविड के केस में हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ रहा है डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कंट्रास्ट टू द कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। जनरल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है मेंस में। फिर कह रहा है व्हाट आर द इनिशिएटिव ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। हाँ, एक बात और आपको बता दूं, आपके पेपर में जब मेंस के क्वेश्चन होते हैं तो यूपीएससी स्कीम्स और प्रोग्राम्स भी जोड़ता है। यानी यहां पर यूपीएससी कह रहा है भैया ये बता दो कि भारत सरकार सोलर एनर्जी को लेकर कौन कौन से स्कीम्स और प्रोग्राम्स इनिशिएटिव लाई। यानी आपको जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन, नेशनल सोलर मिशन, पीएम कुसुम योजना, इस तरह आपको सारे के सारे सोलर चरखा मिशन, इस तरह के मिशन के नाम भी तैयार होने चाहिए, नहीं तो आप इन तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ओके, यूपीएससी क्या चाहता है ये तो आपको क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही समझ में आता है, और ये चीज आपको यहां पर भरपूर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। और इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, किसी भी चीज को कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज अगर समझ में आ गई तो भैया आधा काम हो जाता है। यानी इस वीडियो को जो आप लोग देख रहे हैं इसमें आपका और मेरा आधा काम हो जाना है। इसके बाद तो सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स का एक गैप है जो हम लोग सिर्फ भर रहे होंगे। फाइन, मेरी शुरू से आदत रही है कि सीधे काम की बात, नो बकवास, ठीक है। तो यहां पर जो भी आपको काम की चीजें मैं बता रहा हूं चुपचाप सुनते रहिए, पहले क्वेश्चन पेपर समझ जाइए। और आपको जो मैंने 7th एडिशन की बुक दी आपको पता है, आप जाके पीछे देखना, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस हैं जो आपको किताब के लास्ट में दिए गए हैं। ओके, और जो 2023 वगैरह के सॉल्यूशन है वो आपको एक स्कैनर दिया गया है जहां पर आप जाकर स्कैन करके सीधा ऑनलाइन जाकर उस आंसर्स को देख सकते हैं। 2019 के मेंस में कह रहा है कि व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। यानी स्पेस टेक्नोलॉजी से जरा क्वेश्चन है और स्पेस स्टेशन से कि भारत अपना जो स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है। फिलहाल जो इसरो की तरह से सूचना आई थी वो यही आई थी कि भारत गगनयान मिशन को सफल होने के बाद अपना स्पेस स्टेशन बनाना शुरू करेगा। अब इन चीजों में देर है क्योंकि गगनयान को भी 2024 में जाने की बात हो रही है। व्हाट इज साइबर डोम प्रोजेक्ट, जो केरला पुलिस लेकर आई थी, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा इशू है। एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन द कंट्रोलिंग द इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया। आपको बताऊं 2016-17 के आसपास जब ये चीजें थी उस समय एक अटैक हुआ था, रैंसमवेयर अटैक, जहां पर कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाता था और आपसे एक पासवर्ड मांगा जाता था, ठीक है। पासवर्ड मतलब आपके कंप्यूटर का एक कीवर्ड या पासवर्ड चाहिए और उसका एक्सेस आपके पास नहीं होता था, और somebody wanted the Bitcoin transaction in their own account। तो वो सारी चीजें हैं जो ये है। How is the government of India protecting the traditional knowledge of medicine from patenting pharmaceutical companies? टीकेडीएल पर क्वेश्चन पूछा गया और टीकेडीएल का क्वेश्चन जो वो आप आईपीआर के साथ जोड़ सकते हैं, किस तरीके से पेटेंट वगैरह में मदद करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। और ये क्वेश्चन अगर आप में से किसी ने मेंस का सिलेबस देखा है तो ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी आया टीकेडीएल पर, देखो ना, आपको पीछे लिए चलता हूं, 2015 का एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखो 2015 के पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है, ये देखो यूपीएससी मेंस 2015 में कह रहा है, सेम क्वेश्चन 2019 से फिर रिपीट हुआ। कह रहा है इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है विच हैज अ डेटाबेस कंटेनिंग द फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन ऑन मोर देन 2 मिलियन मेडिसिनल फॉर्मुलेशन इज प्रूविंग अ पावरफुल वेपन इन द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट द इरानियस पेटेंट्स। डिस्कस द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ मेकिंग दिस डेटाबेस पब्लिकली अवेलेबल अंडर ओपन सोर्स लाइसेंसिंग। यानी टीकेडीएल पर यूपीएससी क्वेश्चन आपको 2015 में पूछता है और फिर टीकेडीएल पे क्वेश्चन 2019 में पूछता है।
अब देखो पेपर जिस बच्चे ने देखा होगा और 15 में मेंस और 19 में मेंस दिया होगा तो अच्छी तरह समझ सकता है सर सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने रिपीट किया TKDL पर। अच्छा अब देखो अगला क्वेश्चन यहां मैं आपको दिखाता हूं, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स। कैसे लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स को इंप्रूव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी अच्छा है। फाइन, यहां देखो फिर बायोटेक्नोलॉजी, ये भी देखो ये सब स्टैटिक ही है बच्चों, ये भी स्टैटिक ही है क्वेश्चंस। अगला जो एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं लास्ट 2018 का, बाकी ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा या टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख लेना। डिस्कस द वर्क ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स डन बाय प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस एंड शो हाउ इट रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ फिजिक्स। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो सत्येंद्र नाथ बोस का कंसेप्ट भी है, उन्होंने कैसे इसके बेसिस ऑफ फिजिक्स को और रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश की है। देखो यहाँ पर दो चीजें आती है, ठीक है, यहाँ पर दो चीजें आती है। ओके, यहाँ पर दो चीजें आती है। एक चीज क्या आती है, एक चीज तो यहां पर आपको आती है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और दूसरा आपको आता है इसी के आधार पर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात की गई है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है उसे हम कहते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। वही पार्टिकल फिजिक्स जो आपके मेंस के सिलेबस में नहीं दिया गया है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेंस के सिलेबस में नहीं दिया गया बट क्वेश्चन उससे आया है, वैसे ही ये टॉपिक भी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी, अब आप या तो केस कर दो यूपीएससी पर कि पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन क्यों दिया, या तो फिर मुझे पढ़ लो और मेरी किताब पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। आपको सोचना है क्या करना आपके लिए उचित ज्यादा होगा। Why is there so much activity in the field of biotechnology in our country and how has this activity benefited in the field of biopharma? बायोफार्मा में कैसे बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन रेड बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म में पूछ रहा है, मेडिकल इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी कहां पर हम यूज कर सकते हैं। लास्ट कह रहा है विद ग्रोइंग एनर्जी नीड शुड इंडिया कीप एन एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। जनरल क्वेश्चन है, स्टडी क्वेश्चन है, ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या हमें न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाना होगा। फिर कह रहा है इसके फैक्ट्स और फियर्स भी बता दो जो न्यूक्लियर एनर्जी के हैं। तो बच्चों मैंने देखो 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 साल के पेपर दिखा दिए। बाकी आपका होमवर्क है, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं इसके पास जाएं और इन सारे क्वेश्चन पेपर को एक बार 15-14 तक देख डालें, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन पेपर को देखकर आपका दिमाग खुलने वाला है कि यूपीएससी में एक्चुअल मेंस के एग्जाम में वो क्या चाहता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पीछे के 25 साल के पेपर मेंस के लगा के गए होंगे, जिन्होंने पूरी की पूरी अपनी ऊर्जा को गलत जगह लगाई है। मैं फिर कह रहा हूं, नया पैटर्न 13 से जब 23 में आया है तो आप ये मेंस का 13 से 23 का पेपर देखिए, और नया पैटर्न प्रीलिम्स का 11 से 23 का देखिए, 14 साल का पीटी का पेपर और 10 साल का 11 साल का मेंस का पेपर, आपका काम हो जाएगा। इतना बहुत है आपको समझने के लिए। ठीक है, अब आपको हम बच्चों लिए चलते हैं थोड़ा सा प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर की तरफ, और सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर की तरफ कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्या किया है। और मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो 2023 का है, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पेपर पूछे गए। 2023 में कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो है 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चंस, नॉट अ लेस नंबर गाइस। ओके, और ये 14 क्वेश्चन क्या क्या है जरा देखना, इधर देखो। देखो यहां पर मैंने एक काम भी किया है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने वो टॉपिक भी लिख दिया है, ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है। ओके रिवन, ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है। पहला क्वेश्चन देखो यहां पर आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है, okay, the one question UPSC asked here, the question is, consider the following statement, India despite having uranium deposit depends on the coal for the most of electricity production। ये है ना, ये एक जनरल क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ रहा है भैया बता दो हमारे देश में यूरेनियम डिपॉजिट से जुड़ा हुआ, कोयले के डिपॉजिट से जुड़ा हुआ, यूरेनियम डिपॉजिट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कोयले के साथ। और दूसरा कह रहा है भैया बता दो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो 60% जरूरी होता है कहां, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। गलत है बच्चों, जब मैं आपको स्टैटिक जो क्लास में पढ़ाया और जो किताब में लिखा है, क्लासरूम और बुक दोनों में ये लिखा हुआ है कि 3% तक एनरिचमेंट अगर आप यूरेनियम 235 का करते हैं, जिन बच्चों ने मेरे से क्लास करी उन्हें भी पता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है। जब आप 20 के ऊपर 90 तक पहुंचाते हैं तो एक अच्छा खासा पावरफुल एटम बम होता है। तो 60% पर तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत कम पर होती है। गॉट इट। इस तरह के क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर्स का लोग बोलकर आपको गुमराह करते हैं, ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स। ये कोबाल्ट कहां आता है? अब कोबाल्ट कहां पाया जाता है, ये तक आप ज्योग्राफी का रिसोर्स भी बोल सकते हैं। फिलहाल यहां पर क्वेश्चन लिथियम पर बनना था, लिथियम आयन बैटरी पर बनना था। क्यों? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा पॉपुलर बैटरी है पूरी दुनिया में। लगभग आपको बताऊं 60% लिथियम के ही बैटरीज यूज होते हैं, कोबाल्ट के सेकंड नंबर पर होते हैं। लेकिन इन्होंने कोबाल्ट के रिजल्ट्स पूछे तो वहां पर ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि भाई यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग किस किस इंडस्ट्री में प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आंसर के डिस्कशन बिल्कुल नहीं कर रहा। ग्रीन हाइड्रोजन वैसे भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी कराया था यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही साथ जो हमारा जो बुक और क्लासरूम प्रोग्राम है जो मैं क्लास में कराता हूं, वहां पे भी नेशनल हाइड्रोजन मिशन में मैंने आपको हाइड्रोजन फ्यूल पर क्वेश्चन करा। हाइड्रोजन फ्यूल पे 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2020-2021 की जुड़ी हुई चीज है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है कोल के पावर प्लांट पर बेस्ड, वो मैं आपको बताऊंगा। कोल पर वैसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। इंडिया का कोल कौन सा है, इंडिया कोल के साथ क्या किस काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आपको बताऊं। इंडिया कोल जो होता है वो ज्यादा ऐश कंटेंट देता है। हमारा कोल एक मामले में अच्छा है क्योंकि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन थोड़ा कम होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट से भी जोड़कर पूछा गया, भाई थर्मल पावर प्लांट से कौन कौन सी पोल्यूटिंग गैसेस निकलती हैं। तो कोल पर 1-2 क्वेश्चन ही है, कोल पर देखो तो कम से कम 4-5। एक बार तो उन्होंने ये पूछ दिया 2018 में कोल पर क्वेश्चन कि भाई कोल ब्लॉक्स जो है वो इंदिरा गांधी जी के टाइम में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, वो बात भी ठीक है। और उसी के साथ दूसरा लिखा था लॉटरी बेसिस पे कोल ऑक्शंस है जो सरकारें देती है कोल को, नहीं ओपन ऑक्शन के बेसिस पर कोल्स ब्लॉक दिए जाते हैं, ना कि लॉटरी के बेसिस पर। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अगला यहां पे देखो एक क्वेश्चन है आपके पेपर में कि भाई ये बताओ वोल्बेशिया जो मेथड है, वोल्बेशिया मेथड एक्चुअल में हेल्थ एंड डिजीज का है। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसको जनरली यूज किया जाता है, इसलिए इट विल कंपीट विद द वेरियस वायरल डिजीजेस। विभिन्न तरह के वायरल बीमारियों को दूर करने के लिए इस तरह के तरीके का उपयोग किया जाता है। ओके, मॉस्किटो वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। एक क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा है एरियल मेटाजीनोमिक्स से। एरियल मेटाजीनोमिक्स 2 साल पहले ही मैंने इन्वायरमेंटल डीएनए करके एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, जो कि अपलोड है अनअकैडमी पर। पहले मैं क्लास लिया करता था, वहां पर मैंने किया हुआ। आज भी मैं बताऊं आपको, अनअकैडमी पर मेरे पुराने वीडियोस हैं जिसको लोग देखते हैं। फिर मैं कह रहा हूं वो सारा आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप इसी एप्लीकेशन पर रहिए और इन्हीं वीडियोस को देखिए। बहुत तरह के ऑफर्स यहां पर मैं देता हूं। उन ऑफर्स में जब ऑफर आपको मिल जाते हैं आप इन कोर्सेज को ले लें, आपके लिए बेहतरीन है। सिंगल सोल्यूशन है पूर्वांचल आईएएस ऐप, नहीं तो आप बाकी पुराने देखिए, पुरानी किताबें भी आप पढ़ी रहे। साइंस अटैक में जमाना कहां से कहां चला गया है। इन्वायरमेंटल डीएनए पर उनके लिए एक वीडियो मैंने बनाया था, वहां साफ साफ बोला था कि इन्वायरमेंट में मौजूद जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, फेदर्स हैं, पक्षियों के जो पंख हैं, यहां तक कि जानवरों के जो फीसेस हैं, जो मल पदार्थ हैं, वेस्ट है, जो हवा में सस्पेंड करते हैं, उनके सैंपल्स को लेकर आप बता सकते हैं वहां पर किस तरह के एनिमल उस डाइवर्सिटी में रहते हैं। गॉट इट। और आगे आप क्लियर चलता हूं, ये देखो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बहुत जगह हम लोग इवन इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी एक प्रोब के लिए यूज किया जाता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। फिलहाल इवोल्यूशनरी रेसेस वगैरह में भी काफी हेल्प करता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। इवन कुछ साल पहले न्यूज आया करता था एमआरएनए, ओके, आरएनए टेल के बारे में, जिससे कहा जाता था आरएनए टेल और प्राइमर के बेसिस से बता सकते हैं कि इंसान की नेचुरल लाइफ कितनी होती है। सोचो डीएनए आरएनए किस लेवल पे हमारे लिए मदद कर सकता है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। आपको पता है, मैंने अभी आपको बोला था हेल्थ एंड डिजीज विथ वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखो आपके पेपर में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो भारत सरकार डिफरेंट तरह की स्कीम्स और प्रोग्राम लाई है। जननी सुरक्षा पे बात करेंगे, किस तरह से हमें फीमेल्स की सुरक्षा करनी है, क्या क्या करना है, यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी है या मैटरनल मोर्टेलिटी है, इस तरह की चीजों को कैसे कम करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, फिर पूछ रहा है एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। देखो फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने स्कीम्स और प्रोग्राम्स पे ही पूछा है। क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, रुक जाओ। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कार्बन फाइबर से जुड़ा हुआ। कार्बन फाइबर को लेकर आपने सुना होगा एक टाइटन करके एक पानी का एक डिवाइस होता है, पानी में जाने वाला, जिसको लेकर नीचे 5 लोग जाते हैं और नीचे जाकर वो टाइटैनिक जो शिप होती है उसके जो डबरीज और मलबा को देखने जाते हैं, लेकिन वो कार्बन फाइबर बना जो मटेरियल होता है ब्लास्ट कर जाता है। कार्बन फाइबर में आपको एक्चुअल में नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ाता हूं। नैनो टेक्नोलॉजी में जब मैं आपको कार्बन नैनो ट्यूब पढ़ाता हूं, उस समय नैनो टेक्नोलॉजी के क्लास डिस्कशन में आपको कार्बन फाइबर बताया जाता है। और कार्बन फाइबर पे इस बार जो किताब आई है 7th एडिशन में, मैंने पूरा इंफोग्राफिक्स आपको बनाया हुआ है और ज्यादा डिटेल कर दिया है अकॉर्डिंग टू डिमांड्स। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो गाड़ियां होती हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कि
इनमें से जो एक्शंस लिखे गए ऑप्शंस में एक्सीलरोमीटर कहां जरूरी होता है, एक्सीलरोमीटर कहां देखो एक्सीलरोमीटर एक्चुअल में बताऊं, एक्सीलरोमीटर पे भी आपको इन्फोग्राफिक्स एक मिल जाएगा, मिसलेनियस चैप्टर में मिलेगा। जब मैं आपको लॉन्च व्हीकल पढ़ाता हूं तो लॉन्च व्हीकल में आपको बताता हूं, देखो 50% वेट जो लॉन्च व्हीकल में होता है उसका अपना होता है, और 50% वेट जो लॉन्च व्हीकल में होता है वो प्रोपेलेंट का वेट होता है। अपने वेट में क्या क्या होता है, एक्सीलरोमीटर, गायरोस्कोप, सीलूप सिस्टम। एक्सीलरोमीटर आपके पेपर में है, आप देखिए ना, जो पीछे के बच्चे अपनी कॉपी उठा के देखिएगा, एक्सीलरोमीटर आपको वहां लिखा मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं आपको 10 साल पहले से एक्सीलरोमीटर बता रहा हूं, आपने कभी पढ़ा नहीं, स्टैटिक तो गलती आपकी है, मैं क्या करूं, ठीक है, इधर आइएगा। और मार्केट में है क्या, सोशल मीडिया तो भैया इतना बवाल है, आप कोई काम ना भी करें लेकिन उसको एडवर्टाइज कर दें, लगता है आप दुनिया के सबसे बेहतरीन आईएएस ऑफिसर्स हैं या सबसे बेहतरीन पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। सोशल मीडिया तो आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। आजकल शॉर्ट और रील्स का ही तो जमाना है, आज कंटेंट पे कहां टीचर काम कर रहा है, आज टीचर्स ब्रांड बन जाता है शॉर्ट और रील से, और ये चीज मुझे भी दिखती है, ठीक है। आपको ये लगता होगा दुनिया में सिर्फ 3 ही टीचर हैं, पर मैं आपको बताता हूं दुनिया में हजारों टीचर हैं, और वो चुपचाप अपने प्लेटफॉर्म्स पर, उस कोचिंग सेशन में, उस जगह पर बैठकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्ट रील्स नहीं बना रहे। लेकिन हमारी जनता को जो दिखता है वो बिकता है। फिलहाल आपकी इच्छा है, आप होशियार है या आप बेवकूफ है, आप देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो यहां पर कह रहा है कार क्रैश होता है, कोलिजन होता है तो जो एयर बैग खुलता है, डेफिनेटली एक्सीलरोमीटर होता है। यहां तक कि जो लैपटॉप्स और मोबाइल फोन जो गिरते हैं जमीन पर, उनके फिलामेंट जो होते हैं स्मॉल से क्यों डिसबैलेंस नहीं होते हैं, उसमें भी एक्सीलरोमीटर होता है, चीजों को सही कर देता है। तीसरा, जो मोबाइल फोन में जो हम टिल्ट करते हैं ना, जब आप सीधा या तो गेम, टेम्पल रन गेम खेला, टेम्पल रन, एक्सीलरोमीटर टाइप की टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है ना। जब कोई वो नहीं, वो एक वो आता है, ड्रैगन होता है, अपना आग निकालता है, उससे कूदा के चलना होता है या बेंड करने के चलना होता है, एक नदी चल रही होती है, कूदाना पड़ता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम एक्सीलरोमीटर से सेंस कर रहे होते हैं, एक्सीलरोमीटर। और तीसरा इन्होंने पूछा भैया स्मार्टफोन में या तो सीधा रखो या गेम को ऐसे कर दो, मोबाइल फोन दोनों तरह से, भैया मोबाइल चाहे ऐसे रख के गेम खेल लो या मोबाइल ऐसे करके खेल लो, ये आपका एक्सीलरोमीटर है जो आपकी हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है कि भाई किस कंट्री के पास अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ये भी स्टैटिक है। स्टैटिक क्वेश्चन में आपको बता दूं, इसमें ये है कि 2 ही कंट्री है जिनके पास अपना है, एक इंडिया है और एक जापान है, रीजनल। जापान का QZSS है जो आपको दिख रहा होगा, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, और भारत के अपने हैं गगन और IRS। कोई करंट अफेयर्स नहीं है, जनरल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। और इधर देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो डिफेंस से पूछा गया, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, डिफेंस का क्वेश्चन और स्टैटिक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है भाई ये बताओ, बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो जेट इंजन प्रोपेलेंट होता है, सबसोनिक स्पीड से चलता है, जबकि क्रूज मिसाइल रॉकेट पावर्ड होता है और इनिशियल फेज ऑफ फाइट में उन्हें चाहिए होता है। अच्छा, अब देखो ऐसा है, ये कनेक्टिंग टॉपिक है स्पेस और डिफेंस दोनों का, ये भी स्टैटिक टॉपिक है। आपको अगर स्पेस और डिफेंस को जोड़, जब मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूं उस समय आपको डिफेंस, उस समय मैं आपको जेट प्लेन पढ़ाता हूं स्पेस टेक्नोलॉजी में, अभी आपको सारे कोर्सेज में दिख जाएगा। जब जेट प्लेन पढ़ाता हूं तो 3 तरह के जेट प्लेन पढ़ाता हूं, एक टर्बोजेट, दूसरा रैमजेट और तीसरा स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट वही है जो भारत का फ्यूचर है, जिससे हम लोग सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट के नाम से जानते हैं। 2016 में इसका सफल टेस्ट किया जाता है और इसी के दम पर आगे भविष्य में ब्रह्मोस 2 जैसी टेक्नोलॉजीज को हम लोग यूज करने की बात कर रहे हैं, मिसाइल्स को, ठीक है। अब देखो इस जेट इंजन को हम लोग या तो मिसाइल्स में भी यूज कर सकते हैं जल्दी, या तो फिर हम इनको हम मिसाइल वगैरह में भी, मतलब मिसाइल में भी यूज कर सकते हैं और फाइटर प्लेन्स में भी यूज कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल या जेट प्रोपेलेंट सबसोनिक स्पीड, कनेक्टिंग टॉपिक जो स्पेस। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है रॉकेट पावर्ड कैरी प्रोपेलेंट, क्रूज मिसाइल जेट प्रोपेलेंट, जेट इंजन टेक्नोलॉजी। अब यहां देखो एक बात बताऊं, मैं आपको बताता हूं कि जेट इंजन और रॉकेट्स में क्या डिफरेंस है। जेट इंजन जो होते हैं बच्चों, वो कभी एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर लेके नहीं चलते, क्योंकि जेट इंजन उसी हाइट तक चलते हैं जहां तक ऑक्सीजन होता है, चाहे वो टर्बोजेट हो, चाहे वो रैमजेट हो, चाहे वो स्क्रैमजेट हो, उसी हाइट तक होता है जहां ऑक्सीजन होता है। जबकि जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं ना, वो जो चीजें होती हैं उन्हें एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर लेके चलना होता है। इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार 2007-8 के आसपास पूछा भी था। या पहला स्टेटमेंट जो है वो उस तरह से ठीक नहीं होगा। लेकिन अग्नि 5 के बारे में बात करें, अग्नि 5 चलता है बच्चों 5000 किलोमीटर के ऊपर, और 5000 किलोमीटर के ऊपर चलने वाले जो मिसाइल्स होते हैं उनको हम इंटरकॉन्टिनेंटल या लॉन्ग रेंज मिसाइल कहते हैं। मीडियम रेंज तो लगभग 500 से लेकर 2000 किलोमीटर का होता है। ये पूरी तरह से गलत हो गया। अब ये भी देखो कंसेप्ट है, आपको डिस्टेंस पता है कि 0 से 500 किलोमीटर को शॉर्ट रेंज बोलते हैं, 500 के ऊपर 2000 तक को मीडियम रेंज बोलते हैं, 2000 से 5000 तक को इंटरमीडिएट बोलते हैं, और 5000 के ऊपर को इंटरकॉन्टिनेंटल या लॉन्ग रेंज बोलते हैं। तो भैया अग्नि 5 तो इंटरकॉन्टिनेंटल हुआ ना, 5000 के ऊपर तो ये मीडियम कैसे हो गया? मीडियम तो 50 से 2000 होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब कोई अगर ये बोले कि ये करंट अफेयर्स है, तो भाई मुझे तो यही लगता है कि आपके पास है नहीं।
या तो फिर आप अंधी में पढ़ रहे हैं क्योंकि आप कभी साइंस टेक को कभी आपने विषय माना ही नहीं। उस ज्योग्राफी से जिसमें 6 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को आप पूरा साल दे जाते हैं। उस हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन आ जाए तो उसको पूरा साल दे जाते हैं। लेकिन इस साइंस टेक्स्ट से 15 क्वेश्चन आ जाए, लास्ट के 100 पन्ने का करंट अफेयर्स का नोट्स पढ़ते हैं, ये इस विषय के साथ ईमानदारी नहीं है। मैंने इस विषय को एज अ विषय बनाया है, मैंने इस विषय को एज अ विषय लिखा है, और आज अगर ऐसा नहीं होता तो लाखों लाख बच्चे इस किताब को नहीं पढ़ रहे होते। या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखो, कोई अगर साइंस एंड टेक पढ़ा भी रहा है, आपको ये बुक मिल जाएगी, इन्हीं के रिसोर्सेज आपको दिखेंगे, चाहे वो 2023 का पेपर हो, चाहे 22 का हो, चाहे 21 का हो। आप देखो पीछे की जो किताबें लिखी गई उन्हीं से क्वेश्चंस बने हैं। और यूपीएससी ने स्टेट पीसीएस में भी दिस अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन, जो मैं ओपनली बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, ठीक है। सबको देखा बार बार, इतनी किताबें पढ़ी, इतना सोशल मीडिया पढ़ा, मुझको देखो एक बार, ठीक है। आपके 15 क्वेश्चन का सेटिस्फैक्शन यही हो जाएगा। उसके बाद अपने आप जाओगे, इन्वायरमेंट की जो 3rd एडिशन की किताब अभी नई जो आई है वो भी आप अपने आप पढ़ोगे, और उन कोर्सेज को भी आप सुनोगे जो मैं आपको देता हूं, ठीक है। एक बार साइंस एंड टेक देखो, आंख खुल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और देखो, ग्रीन हाइड्रोजन, मैंने बोला था 2 क्वेश्चन है, पूछ कह रहा है इनमें से ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। हम इनको डायरेक्टली एज अ इंटरनल कंबशन इंजन में यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल की तरह, और दूसरा इनको हम किसी नेचुरल गैस के साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं, और तीसरा हाइड्रोजन फ्यूल को हम व्हीकल में भी यूज कर सकते हैं। बात सही है। असल में मैं बताऊं, हाइड्रोजन सीएनजी करके 2018-19 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। उस समय दिल्ली की जो बसेस थी वो हाइड्रोजन सीएनजी के फॉर्म में, हाइड्रोजन को 20% सीएनजी बसेस के साथ मिलाकर यूज किया गया था। तो वही टॉपिक है, उसको फिर यहां जोड़ सकते हैं। सोचिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 और फिर 2023 में पूछा, लेकिन कभी इन चीजों को किसी ने दिखाया नहीं। मैं तो सिर्फ कहता हूं आप दुकान पे चले जाओ, सिर्फ आप चैप्टर पढ़ लो, पीछे क्वेश्चन देख लो, अपने आप किताब लेके आओगे और बैठ के पढ़ोगे कि ये चीजें तुम लोगों को कभी किसी ने बताया क्यों नहीं। ये चीजें खुद ही समझ जाओ। सिर्फ 15 क्वेश्चन का सवाल है, 15 क्वेश्चन कम नहीं होता है। और 7th एडिशन तो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूं, इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि यहां पर 72 इंफोग्राफिक्स है। चीजों को पिक्चर्स के फॉर्म में, एनिमेशंस के फॉर्म में, बहुत खूबसूरत डायग्राम्स ले लेके एक एक चीजों को मैंने पॉइंट्स वाइज बताने की कोशिश की है, जहां एक एक पिक्चर से आपका काम हो जाएगा। उसमें जिस हिसाब से क्वेश्चंस हैं, भैया इसके गवर्नमेंट स्कीम्स कौन से हैं, इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, किस किस सेक्टर में क्या क्या है, सब कुछ मैंने सिस्टमैटिकली दिया हुआ है। और ये रहा, फिर मैं अंत में बता दूं, ये मेरे कोर्सेज हैं जो आपको पूर्वांचल इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। 7th एडिशन की बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल कोर्स लेकर आया हूं, जिससे आप में से किसी भी मीडियम का कोई भी बच्चा हो, किताब को अपने सामने रखकर पूरे कोर्स को खत्म कर ले। कोर्स की जो प्राइस है 9999 है, एक्सक्लूसिव जीएसटी है। इसके बाद आपको इसमें जीएसटी भी देना होगा। ये पूरा कोर्स आपको अवेलेबल होगा। अगर कोई दिक्कत है किसी तरह का तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। जो चीजें मैंने आपको शुरुआत में बताई हैं याद रखिएगा, फोटो मत खींचिएगा, पीडीएफ आपको नहीं दे रहा हूं, किताब ही लेनी होगी, ये सारी चीजें। हाँ, पहले लेक्चर का मैं आपको पीडीएफ जरूर दूंगा क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं और मैं चाहता हूं कि आप किताब भी पढ़ें। मैं चाहता हूं अगर 15 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो 10 प्लस हर किसी का सही हो, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि क्वेश्चन इस बुक के बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे तो 2023 में भी देख सकते हैं, यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए वो इस बुक से ही थे, जबकि मेंस के पहले किताब छप चुकी थी और मार्केट में अवेलेबल थी। इस कोर्स में आपको ये पूरी किताबें मिल रही हैं। भारत में कहां पर भी अगर किसी भी विद्यार्थी को साइंस टेक अगर अच्छा नहीं है, अगर वो 10 प्लस क्वेश्चन बनाना चाहता है तो इन कोर्सेज को देख सकता है, और चाहे तो अपने किसी मित्र से पूछकर इन कोर्सेज को देख सकता है। मैं आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने मित्रों से पूछेगा। शायद आप में से कोई भी विद्यार्थी पिछले 2 डिकेड्स में, 20 सालों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे नोट्स, मेरे कंटेंट, मेरे वीडियोस को पढ़ता रहा। तो चलो दोस्त, आपके आग्रह पर 2024 और 2025 के लिए जितने भी विद्यार्थी जा रहे हैं उन सबको ये कोर्स अवेलेबल है पूर्वांचल आईएएस एप्लीकेशन पर, जाकर आप ले लें, बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखें, मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इन वीडियोस को शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं, और खासकर से उन विद्यार्थी को पहुंचाएं जो अंधभक्त की तरह 2 घंटे में साइंस टेक पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, अंधभक्त की तरह 15 क्वेश्चन को हवा में हवा कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।